Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 9 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। अकबरनामा जो है वो अकबर के शासनकाल में इसकी रचना की गई। अकबरनामा के जो लेखक थे वो थे अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के समय के बहुत बड़े दरबारी इतिहासकार थे। बात करते हैं उनके जन्म की, तो अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी में हुआ और अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल 1574 ईस्वी में अकबर की सेवा में नियुक्त हुए। काफी विद्वान व्यक्ति थे और इसी के कारण अकबर ने 1589 ईस्वी में अबुल फजल को अपना दरबारी इतिहासकार नियुक्त किया और इसी वर्ष यानी 1589 ईस्वी में ही अकबर ने अबुल फजल को अकबरनामा लिखने का कार्य सौंपा। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अकबरनामा का लेखन कार्य कब शुरू हुआ, तो 1589 ईस्वी में। और इस ग्रंथ को लिखने में अबुल फजल को 13 वर्ष का समय लगा, अर्थात 1601 ईस्वी में अकबरनामा की जो रचना का कार्य था वो पूर्ण हो चुका था और 1602 ईस्वी में एक षड्यंत्र के तहत अबुल फजल की हत्या कर दी गई। और इस षड्यंत्र का जो रचनाकार थे या ये जो षड्यंत्र रचा गया था ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के पुत्र सलीम द्वारा रचा गया था, जिसे बाद में इतिहास में जहांगीर के रूप में जाना जाता है। सलीम ने एक षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र के तहत वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। लेकिन अकबरनामा जो ग्रंथ लिखा उसके चलते आज हम देखते हैं कि अबुल फजल जो है वो इतिहास में अमर हो गए। अब बात करते हैं अकबरनामा के बारे में। तो अकबरनामा जो है यानी ये जो ग्रंथ है या इतिवृत्त है वो 3 जिल्दों के अंदर बटा हुआ है। जैसे आपकी इतिहास की जो आपका सिलेबस है वो 3 बुकों के अंदर बांटा गया है। लेसन तो पूरे 15 ही लेकिन उसको 3 अलग अलग बुक बना दी। उसी प्रकार अकबरनामा भी 3 जिल्दों के अंदर विभाजित है। प्रथम जिल्द जो है उसमें आदम से लेके और हुमायूं कौन, अकबर के पिता। आदम यानी जब से संसार बना, कैसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे इस पे मानव आया, उन सभी चीजों का वर्णन किया गया है और हुमायूं के समय तक ये वर्णन है प्रथम जिल्द के अंदर। जो दूसरी जिल्द है उसमें अकबर के सियासनारोहण यानी अकबर जब राजगद्दी पर बैठा तब से लेके और 1601 ईस्वी तक कि जितनी भी घटनाएं अकबर के शासन के काल में घटी, जितने भी उनके कार्य हुए, उन सभी का वर्णन दूसरे भाग में। और बात करें तीसरी जिल्द की तो इसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो कौन, अबुल फजल। दूसरा प्रश्न कई बार घुमा के छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसका हिस्सा है, तो किसका है, अकबर नामा का। और इसमें अबुल फजल ने बताया कि जो मुगल साम्राज्य है वो हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाला तथा मिश्रित संस्कृति वाला साम्राज्य है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं यानी भिन्न भिन्न संस्कृति और विविधता वाला साम्राज्य है। दूसरा हम देखते हैं कि अबुल फजल ने यहां जो भाषा प्रयुक्त की है वो एक अलंकृत भाषा है और इसके तहत इन्होंने प्रशासनिक पद्धतियां, अकबर के नियमों, भू राजस्व सुधारों यानी अकबर द्वारा
भू राजस्व से संबंधित या भूमि से संबंधित और कर से संबंधित तो जितने भी सुधार किए गए उन सभी का जिक्र इसमें दिया गया है। हिंदू सूफी दर्शन के बारे में बताया गया है, अकबर की जो कहावतें हैं उनका जिक्र किया गया है और साथ ही साथ अबुल फजल की आत्मकथा भी इसी में दी गई है। अबुल फजल ने जो भी आंकड़े जुटाए हैं वो काफी ऐतिहासिक है, लेकिन कुछ हर ग्रंथ की अपनी कुछ कमियां भी होती हैं। उसी प्रकार जो अबुल फजल का जो ग्रंथ है उसमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है कि इसके अंदर जो भू राजस्व से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं वो केवल राजधानी यानी आगरा के आसपास के क्षेत्रों की है, न कि पूरे साम्राज्य के। तो हम जब पूरे साम्राज्य का अध्ययन करते तो वहां थोड़ी सी हमें दिक्कत आती, लेकिन फिर भी अकबर के समय के इतिहास का के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई ग्रंथ निभाता है तो वो है अकबरनामा। तो ये तो था अबुल फजल का अकबरनामा, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था तीसरा भाग, जिसे आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बादशाहनामा। इसकी रचना हुई शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां भी चाहते थे कि जिस प्रकार अकबर ने अकबरनामा की रचना करवा के अपने समय के इतिहास को या अपने आप को अमर कर दिया, उसी प्रकार मैं भी एक इसी प्रकार के ग्रंथ की रचना करवाऊं। और इसी सिलसिले में उन्होंने अबुल फजल के जो शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी को इस कार्य के लिए चुना। लेकिन बादशाहनामा का जो कार्य है वो अकेला अब्दुल हमीद लाहौरी ने नहीं, बल्कि एक और व्यक्ति भी थे जिनका नाम था मोहम्मद वारिस। यानी बादशाहनामा को पूर्ण करने का श्रेय जो है वो 2 व्यक्तियों पर जाता है, एक अब्दुल हमीद लाहौरी और दूसरा मोहम्मद वारिस। अब बात करते हैं बादशाहनामा के बारे में। जिस प्रकार अकबरनामा 3 जिल्दों के अंदर विभाजित थी, उसी प्रकार बादशाहनामा भी 3 जिल्दों के अंदर विभाजित है, जिसमें से पहली 2 जिल्द जो है यानी पहले 2 जो भाग हैं उनकी रचना की अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और जो अंतिम भाग है उसकी रचना की मोहम्मद वारिस ने। और इस पूरे ग्रंथ के अंदर शाहजहां के 30 वर्षों के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अब 1627 से लेके और 1647 तक का जो वर्णन है यानी प्रथम 20 वर्ष वो किया है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बाद में यानी इन 20 वर्षों का जो इतिहास लिखा गया उसमें बाद में कुछ संशोधन किया गया, और वो संशोधन किसके द्वारा किया गया? उस समय वजीर थे सादुल्ला खां, इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए। बादशाहनामा जो है उसके अंदर कुल 10 अध्याय है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी 3 बुक है, 3 जिल्द होगी, लेकिन लेसनों की जब बात करें तो आपके 15 लेसन पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार 3 जिल्दों के अंदर 10 अध्याय थे, और इन 10 अध्यायों में से प्रथम 8 अध्याय जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखे गए, और अंतिम 2 अध्याय मोहम्मद वारिस द्वारा लिखे गए। अंतिम जो थे 1647 से लेकर 1657 तक की जो भी घटनाएं थी उनका वर्णन मोहम्मद वारिस द्वारा किया गया। तो ये थी अकबरनामा और बादशाहनामा। बाद में हम देखते हैं कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, जिसे औपनिवेशिक काल के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं और भारत के इतिहास का अध्ययन करने का विचार अपने जहन में लेके आए, क्योंकि उनको पता था कि जब तक हम यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास को नहीं जान पाएंगे तब तक लंबे समय तक और अच्छी तरह से यहाँ पर प्रशासन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने इसके अध्ययन के लिए सबसे पहला जो कार्य था वो किया कि उन्होंने अभिलेखागार स्थापित किया, यानी जहां अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
फिर उन अभिलेखों का अध्ययन किया और इसी सिलसिले में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये पर्सन बहुत से कंपटीशन के एग्जाम में आप उठा के देखोगे तो ये पर्सन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। कब की? 1784 में। और कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां की गई? तो सीधे सा तो बंगाल है, तो बंगाल, और डिटेल में जाएं तो कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इस सोसाइटी का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की संस्कृति को जानना, यहाँ के जो अभिलेख है उनका अध्ययन करना। हम देखते हैं कि इसी के द्वारा अकबरनामा और बादशाहनामा के जो संपादित पाठांतर प्रकाशित किए गए और हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1799 ईस्वी में। वो इसीलिए किया गया ताकि उस समय की जो परंपराएं थी, जो राजस्व था, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनको समझ के उसी के अनुरूप सुधार भी किया जा सके और वैसी ही प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित की जा सके। इसी प्रकार हम देखते हैं 1799 ईस्वी में अवध के नवाब ने, मैं थोड़ा सा ऊपर गलत कर गया था, 1799 ईस्वी में अवध के नवाब ने इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा चित्र सहित, सचित्र यानी जिसके अंदर लघु चित्र बने हुए थे, उसकी वो ग्रंथ जॉर्ज तृतीय को भेंट किया। और ये जो बादशाहनामा है ये विंडसर कौशल संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा गया है। पहली बार 1997 ईस्वी में बादशाहनामा की प्रदर्शनी लगी दिल्ली और इंग्लैंड के अंदर। तो ये आज के हमारा टॉपिक था, अकबरनामा, बादशाहनामा और औपनिवेशिक काल में भारतीय इतिहास को समझने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो आपसे पुनः निवेदन है, बार बार एक ही निवेदन मैं आपसे करता हूं कि अपने नोट्स बनाते रहें। स्कूलों के बारे में अभी कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं है तो आप अपने नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्सों के साथ रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस।